वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सभी आज ट्रांसलेशन का जो ट्रांसलेशन हिंदी में उसको अनुवाद बोलते हैं उसका पार्ट फर्स्ट जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट आज हमको शुरू करना है ट्रांसलेशन का, और इसके पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है। आज पहला पार्ट जो है हम ट्रांसलेशन जो है शुरू करेंगे। अनुवाद अनुवाद आप जानते हैं जो है टेंस होता है, टेंस जो बनाते हैं हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं किसी भी चीज को। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो उसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई हाउस, ऐसे करके जो है करते हैं। तो इसके नियम जो है कुछ होते हैं, और क्या नियम होते हैं ये चीज आपको बताया गया है, लेकिन एक अलग से टॉपिक ट्रांसलेशन करके मैं आपको सोचा कि पढ़ा दूं कि आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आवे। अब ट्रांसलेशन का जैसे अर्थ होता है अनुवाद, यहाँ मैंने लिख ही दिया। और यह वह क्रिया है जिससे किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात को जो है पैराग्राफ या किसी अन्य भाषा में जो है व्यक्त किया जाता है। पैराग्राफ अन्य भाषा में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। और जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती है उसमें पैसेज की तरीके से इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पैसेज के माध्यम से। इसके लिए जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का आपको जो है रचना विधि का आपको ज्ञान होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की जो रचना होती है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो है ट्रांसलेशन जो है आसानी से तभी हम कर सकते हैं। और जानकारी ग्रामर की आपको अवश्य होनी चाहिए, भाई कहाँ इज लगेगा, कहाँ डज लगेगा, कहाँ डू लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। ये चीजें आपको विधिवत आनी चाहिए, तभी जो है आप जो है ये बना पाएंगे, कर पाएंगे, अन्यथा जो है हो नहीं पाएगा, गलती हो जाती है। और तो यही जो है चीजें आज आपको समझनी है। अब सबसे पहले देखिए इसमें दिया है, हेडिंग बनाया है कि हिंदी एवं इंग्लिश में वाक्यों की रचना। अब देखिए, अब हिंदी और इंग्लिश ये दो वर्ड हैं, और हिंदी एवं इंग्लिश में वाक्यों की रचना, मतलब हिंदी और इंग्लिश में वाक्यों की कैसे रचना करते हैं इसके बारे में आज हमको समझना है। तो लिखा है कि हिंदी में वाक्यों की रचना में सबसे पहले जो है क्या आता है कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, प्लस जो है वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ऑब्जेक्ट या ब्रैकेट में कामा करके ऑब्लिक करके कॉम्प्लीमेंट, और प्लस वर्ब जो है के अनुसार जो है होता है, जो हिंदी वाला होता है। हिंदी वाक्यों की रचना में ये जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जो है वो वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है। अब इसमें अगर आपको जानना रहा है तो ये जो है सब्जेक्ट हो जाता है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट इसको बोलते हैं हिंदी में हम जो है कर्ता, इसको क्या बोलते हैं? कर्ता। अब ये जो है ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कर्म, इसको बोलते हैं कर्म। और ये जो है तोड़ना, भाई क्रिया कर रहा है, ये जो है वर्ब हो जाएगा। वर्ब को हिंदी में आप जानते हैं क्रिया बोलते हैं, वर्ब क्या बोलते हैं? क्रिया। अब देखिए भाई कोई पूछे कि वह क्या तोड़ता है, तो तोड़ना ऑब्जेक्ट, फूल तोड़ता है तो फूल तोड़ना हो जाएगा, तोड़ना का प्लक होता है। और इसमें जो है सब्जेक्ट जानते हैं, शुरू में जो विभाग होता है उसको हम जो है सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर प्लक वर्ब, जब भी कोई चीज तोड़ेंगे तो क्रिया करेंगे तो उसके लिए वर्ब का प्रयोग, तो उसको वर्ब करेंगे, और फूल को जो है कर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो था हिंदी में वाक्यों की रचना के लिए, मतलब वह फूल तोड़ता है, तो ये हिंदी वाला था। अब अगला देखिए दिया है, हिंदी वाला आपको समझाया गया। अब अगला देखिए दिया है, लिखा है कि इंग्लिश में जो है वो अंग्रेजी में वाक्यों की रचना जो है करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। ये समझिएगा आप, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस को हम बनाएं, इस पर एक अलग सेंटेंस जो बनाना है वो हम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, यहां हम इंग्लिश में लिखेंगे कि ही प्लक्स, PLUCKS, ही प्लक्स मतलब तोड़ना होता है, ही प्लक्स फ्लावर्स। अब देखिए
जब भी यस लग जाता है तो क्या होता है प्लूरल, भाई ही प्लक्स फ्लावर, वह फूलों को तोड़ता है, इसका हिंदी में हिंदी हो जाएगा कि वह फूलों को तोड़ता है। तो इसमें जो है ये जो क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये तोड़ना वही फिर वर्ब हो जाएगा। ये तोड़ना क्या होता है, क्रिया होती है, और इसमें जो है ये फ्लावर जो है वो क्या हो जाता है, जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं क्रिया, और इसको बोलते हैं कर। ये आपको जानना है। अब देखिए यहां पर ही जो है सब्जेक्ट प्लस फ्लावर, वह, अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, और यहां पर मैंने वही नीचे लिख दिया भाई इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, इसको फ्लावर जो है कर्म बोलेंगे। इस तरह से जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, परंतु कर्ता जो है कर्म तथा क्रिया वर्ब के स्थान पर क्रिया वर्ब के स्थान में परिवर्तित हो गई है, क्रिया वर्ब के स्थान में परिवर्तित हो गई है। उसमें वर्ब जो था वो ये ऑब्जेक्ट जो था वो यहां दिया था, और वर्ब जो था यहां दिया था। यहां क्या हुआ है, यहां जो है वर्ब यहां आ गया, मतलब इंटरचेंज हो गया, मतलब ऐसे कर सकते हैं इसको, इस तरह समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अगर आपको इसके माध्यम से मैं समझा दूं, ये जो अगला वाला वाक्य था, पहला वाला वाक्य था, उसमें क्या था कि जो कर्म चेंज हो रहा था। जैसे मान लीजिए यहां पर कर्म था, तो यहां पे मान लीजिए फूल जो था वो यहां था, वह ये सेंटेंस था, वह फूल तोड़ता है, ये वाला सेंटेंस था। तो इसमें कैसे इंटरचेंज हुआ है ये थोड़ा सा आप समझिए। तो इंग्लिश वाला जो वाक्य वो लिखेंगे हम कि वह फूल तोड़ता है, लिखेंगे ही प्लक्स फ्लावर, ये हो गया था। तो जो उसमें था कि वही बोलेगा वह फूल तोड़ता है। लेकिन जब इसको नीचे वाले में किए तो जो क्रिया थी वर्ब था, तो यहां पर जो है ये ही प्लस फ्लावर हो जाएगा, और जो फूल था उसमें यहां पर जो है ऑब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट है। वहां पर क्या है, जो फ्लावर, वहां पर जो फ्लावर सेकंड वाले वाक्य में जो क्या था, फ्लावर जो था वो क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, यहाँ पर पहले वाले में फूल ऑब्जेक्ट था और सेकंड वाले में फ्लावर ऑब्जेक्ट था। तो ये जो है आपको समझना है। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लिखा है कि प्रत्येक टेंस जो है वो प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर के चार भिन्न रूप होते हैं। जानते हैं प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो होता है, तो ये आपको बताया गया कई बार। वाक्य में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट तीनों टेंस में जो है समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पहला जो है, जो ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में, केवल वाक्य की क्रिया जो है टेंस के अनुसार बदलती रहती है। जैसे वाक्य में, जैसे एक सेंटेंस अगर आपको एक टेंस का बनाए, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं, लिखिए आई राइट ए लेटर। अब देखिए आई राइट ए लेटर, अब इसमें जो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है, क्रिया। यहां पर रोट क्या है, ये क्रिया है, ये कौन टेंस है। अब जब फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो हम साफ कर देंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहां पर समझना है आपको, मैं हिंदी बोल देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन जब वही हम सेकंड लगाते हैं, सेकंड वाला लगाते हैं, कैसे परिवर्तन होता है। लिखा आई रोट ए लेटर, यहां पर हो जाएगा कि मैं एक पत्र लिखा, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। लेकिन जब वही थर्ड फॉर्म हम थर्ड वाला लिखेंगे आई शैल राइट ए लेटर, ये जो है फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए वाक्य आपने जो है समझने की कोशिश किया
कि यहाँ पर जो है पहला जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, यहाँ पर राइट लिखा है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, आपको समझ में आ गया। रोट सब सेकंड फॉर्म रहेगा, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। लेकिन जब शैल लगेगा तो क्रिया कौन सा रूप लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म, और शैल लगेगा तो ये जो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आईटी लिखा है मतलब इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये आपको टेंस पढ़ाया गया, इसमें बताया गया है कि भाई जब भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है, जब भी क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है, जब भी क्रिया का में जो है शैल लगा के या विल लगा के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये जो आपको बताया गया है। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट तीनों टेंस में समान है, परंतु वर्ब जो है वो बदला है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, भाई इसमें भी सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि मतलब तीनों दोनों क्या है, ये समान है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, समान है, लेकिन जो है वर्ब का जो है वो क्रिया जो है वो चेंज हुई है। यहाँ पे क्रिया जो चेंज हुई है, तो क्रिया जो चेंज हुई तो मैं उसी के बारे में बता रहा था आपसे कि क्रिया जो चेंज हुई है वो जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का सेकंड फॉर्म और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो रूल के हिसाब से चेंज हुआ है, मतलब क्या रूल होता है, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग होता है, आई के साथ केवल ई लगेगा, एस का प्रयोग नहीं होता है। आई के जब पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जब शैल और विल लगता है तो अपने आप जो है आपको टेंस पढ़ाया गया क्रिया का कौन सा रूप रखता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसके लिए जो है प्रयोग करके सेंटेंस को जो है वो आपको बना दिया गया है, टेंस बनाया गया है, और इस टेंस बनाने की कोशिश की गई है। ये आप समझ रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो जो रूल होता है वो आपको आना चाहिए। बिना रूल आए आप जो है नहीं टेंस पर, भाई विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा, ये आपको आना चाहिए। अब अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, भाई कोई भी सेंटेंस को जोड़ने का काम। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। लिंक मतलब होता है जोड़ना। इसमें कह रहा है कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो लिंकिंग वर्ब आपको जानना चाहिए। भाई लिंकिंग वर्ब होते क्या है, तो लिंकिंग वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। इज होता है, एम होता है, आर होता है, और वाज होता है, वेयर होता है, ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं। शैल होता है, शैल बी, और विल बी ऑब्लिक करके दिख रहा है तो समझ जाएगा मतलब कि ऑब्लिक है तो इसका मतलब अलग अलग है। हैज होता है होता है, हैड होता है, ऐसे ही ईटीसी जो है अब बहुत होते हैं। मतलब आई ये जो कुछ आप जान लीजिए, इज होगा, एम होगा, इज जो है इज एम आर ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, शैल बी विल बी जो होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है, हैज हैव हैड ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि जो हैड का प्रयोग जो होता है, और इसमें जो है क्रिया का, इसमें क्रिया का कौन सा रूप लगता है, थर्ड फॉर्म। जब हैव और हैड लग जाए तो क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये शैल भी लग जाए तो जो आप जानते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी लगता है, आईएनजी लगता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, आप जानते हैं। और यहाँ पर भी जो है ये भी रहेगा, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये वाज वेयर रहेगा तो भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। ये आपको मालूम है, ये चीजें आपको बताई गई हैं, कोई नई चीज आपको नहीं बताई जा रही, लेकिन एक तरीके से आपको रिवाइज बोला मैं आपको पढ़ाया गया, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज एक तरीके से हो जाएगा। तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें निश्चित करता है निश्चित क्रिया नहीं होती है, या करता है क्रिया दोनों ही नहीं होती है। इस प्रकार के वाक्यों की रचना जो है हम जो है कुछ तरीके से कर सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे उसका रूल क्या लिखा है कि ऐसा हो तो क्या करेंगे, लिखा है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट पहले, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब क्रिया का कोई भी रूप जो है वही इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, इट, देयर हो सकती है। वाक्य के काल के अनुसार जो है वो क्रिया का प्रयोग आप जानते हैं। भाई इज, एम, आर एम कहां लगेगा, इज कहां लगेगा, एम का वाज लगेगा, ये टेंस पढ़ाया गया आपको। लिंकिंग वर्ब की सहायता से क्रिया हेल्पिंग वर्ब बनती है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसको एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल जितना भी लाएंगे उतना ही आपको जो है वो फायदेमंद रहेगा। लिखा है कि रानी नाम है, शिक्षिका है,
रानी शिक्षिका है। अब देखिए, अब यहां पर है लगा है तो स्वाभाविक है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और यहां पर जो है रानी है तो रानी जो है एक है, तो एक है तो यहां लिखेंगे रानी इज ए टीचर। हालांकि ये एक लिखा नहीं है, लेकिन हम जो है रानी जब एक है तो उसको ये मान सकते हैं कि भाई एक ही है, रानी कितनी है, एक है। तो यहां पर जो है रानी शिक्षिका है, तो रानी तो प्रेजेंट टेंस में था, मैंने बताया, तो इज का प्रयोग होता है रानी इज ए टीचर, तो यहां पर जो है रानी इज ए टीचर हो जाएगा। अब अगला, अगर आपको एक और एग्जाम्पल अगर समझना रहे, तो भाई एक और एग्जाम्पल, तो रानी के साथ देखिए इसका प्रयोग वहां किया गया था। अब एक और एग्जाम्पल अगर आपको समझना रहे, तो लिखा है वह बहुत दयालु, वह बहुत दयालु है। लिखेंगे ही इज, अरे था इज वाला लगाए हैं हम भी, था हो जाएगा, लिख देंगे ही वाज वेरी जेनरस। देखिए, तो दयालु जनरस हो जाएगा, वेरी ही, और जो है वाज का प्रयोग था लगाया तो यहां पर वाज कर देंगे। तो वाक्य में आने वाले जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट जो आने वाले वो शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इसके विषय में कुछ बातें होती हैं, वे कॉम्प्लीमेंट कराती हैं। वही लास्ट में जो है कॉम्प्लीमेंट, भाई जिसके विषय में मतलब कैसी है, वो कैसा है, तो दयालु है, तो दयालु मतलब उसके विषय में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है, दयालु। इन दोनों वाक्यों में जो है ही का प्रयोग, और वहां पर पहले सेंटेंस में रानी का जो बताए थे प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया, भाई वहां रानी करता है और यहाँ पर ही करता है, तथा इज और वाज का प्रयोग किया गया, तो रानी थी तो इज लगा था, और यहाँ पर ही है तो वाज का प्रयोग किया गया है। ये पास्ट में और वो प्रेजेंट में था, परंतु इन दोनों में जो वाक्यों में ऑब्जेक्ट के स्थान पर टीचर और जेंडर्स को कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया, और जो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया, और वहां पर क्या है टीचर जो है वो कहता है कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया। रानी वाले सेंटेंस में टीचर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जेंडर्स वाले इसमें जो है जेंडर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस को आपने बनाया। लिंकिंग है जो है, यही लिंकिंग है, वाज लिंकिंग कर रहा है, सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट लास्ट में होता है, सब्जेक्ट का स्थान कहाँ है, तो शुरू में, जिससे वाक्य शुरू कर सकते हैं आप। अब देखिए, पहला दिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, सकारात्मक वाक्य, भाई ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मकता ना हो तो उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में होता है। भाई सब्जेक्ट यहां लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब देखिए यहां दिया है यूज ऑफ, जो है अब ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम समझ रहे हैं, आपको मिटा दे, समझ गए क्या। अब लिखा है यूज ऑफ, इज, एम, आर, ये आप जानते हैं। इज एम आर का प्रयोग हूं है, हु रहेगा तो इज एम लगेगा, है और है, ऐसे प्रयोग करते हैं। ये जो है जो प्लूरल बहुवचन रहेगा तो इज, और एक वचन रहेगा तो बहुवचन रहेगा तो आर, और एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग करके ही सी इट तथा सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, ही सी इट और सिंगुलर तो इज का प्रयोग आपको पता ही गया है, और वी यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है, और प्लूरल जितने भी रहते हैं उसके साथ कितना प्रयोग होता है, आर का, और केवल बाकी जो है आई के साथ केवल जो है एम का प्रयोग होता है। ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। अब देखिए यहां पर जो है सेंटेंस को आप समझेंगे कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर रूल जो दिया गया है, तो रूल आप जानते भी हैं, लिखा है सब्जेक्ट। मैं बोला कि रिवाइज किया जा रहा है, मैं बताया ना कि आपसे एक थोड़ा सा नया टॉपिक था, तो हमको इसको नए तरीके से दिया था, तो उसको थोड़ा सा मैं पढ़ाया तो हूं ही, एक बार आपको जो है थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, तो रिवाइज भी करना जरूरी है, तो आप जो है उसको भूलने लगते हैं। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब जानते हैं आप, पूरक होता है। पूरक आपको जानना चाहिए कि पूरक क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट तो पूरक होता है। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस बनाया है, लिखा है रीता एक गरीब
लड़की है। अब आपको समझना है रीता कौन कितनी है, एक है। रीता कितनी है, एक है। और यहां पर जो है लगा के, तो इज का यहां पर है लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं कि इसका प्रयोग होता है, तो लिखेंगे यहां पर रीता इज। यहां एक लिखा है तो ए लगाएंगे, रीता इज ए। गरीब का होता है पुअर, और लड़की का होता है गर्ल। ये जो है आपका सेंटेंस बन गया कि रीता इज के यहाँ पर पुअर, और यहाँ पर जो इज क्या जो है ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये आपको बताया गया है। एक और कुछ एक आध सेंटेंस आप दो चार बना लीजिए, ये कम से कम आपको चीजें क्लियर रहे कि भाई कहाँ लिंकिंग वर्ब लग रहा है। देखिए एक और सेंटेंस दिया है, लिखा है मैं एक अध्यापक हूं। तो हूं के लिए अब बताएंगे आपको, एम का प्रयोग होता है, लिखेंगे आई एम ए टीचर। तो यहां पर जो है हूं के लिए जो है एम का प्रयोग हो गया, ये जो है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ये आप जानते हैं। मैं एक टीचर हो गया, तो यहां पर एम हो गया। अब एक जो है आर के लिए प्रयोग करते हैं। आर आपको बताया गया बहुवचन के लिए होता है, तो लिखेंगे वे मेरे भाई हैं। वे मतलब प्यूलर सीधे, तो वे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे। और दे के साथ मैं बताया था आर का प्रयोग होता है, दे आर और माई ब्रदर्स। देखिए ब्रदर्स के माध्यम से भी आप जो ये चीजें समझ जाए कि ब्रदर लगा है तो जो प्यूलर हो जाएगा। भाई ब्रदर मतलब होता है भाइयों, बोल सकते हैं। प्यूलर के लिए प्रयोग किया गया है, वे मेरे भाई हैं। वे मेरे भाई है, तो वे के माध्यम से हम पकड़ रहे हैं कि ये प्यूलर है। भाई तो भाई लिखा है, लेकिन वे के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो है बहुवचन की है, बहुवचन है, तो यहाँ पर जो एस का प्रयोग किया गया, तो यस हो गया, तो ब्रदर्स हो जाता है। एक और सेंटेंस आपको समझना है तो और समझ लीजिए, ये चीजें क्लियर रहे। एम का प्रयोग मैंने बता दिया, इज का प्रयोग बता दिया, आर का प्रयोग बता दिया। लिखा है पिताजी पिताजी। अब पिताजी लिखा है तो अब एक चीज कंफर्म हो गई कि पिताजी जो एक है। पिताजी लिखा है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पिताजी कितने हैं, पिताजी एक है। एक रहेगा तो इज लगेगा। देखो जाने रहे, लिखेंगे फादर इज वेरी इल, ये हो जाएगा। लिखा है कि फादर इज वेरी इल, बहुत का मतलब वेरी होता है, बीमार जान ही रहे हैं आप, कि फादर इज वेरी इल, पिताजी बहुत बीमार हैं। यहाँ पर इज का प्रयोग, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर जो इस तरह से हमने इज एम आर की चीजों को जो है समझा कि कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, और इस तरीके से लिंकिंग वर्ब जो है आपने समझने की कोशिश की। भाई इज हमेशा कहीं इज आ रहा था, कहीं आर आ रहा था, और कहीं एम आ रहा था, और ये दो तीनों क्या है, ये तीनों है लिंकिंग वर्ब। आपको जानना है कि भाई तीनों क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने का काम कर रहे हैं। किसको लिंक कर रहे हैं, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो सब्जेक्ट बाद तो हर जगह है। भाई रीता थी तो वहां पर भी रीता सब्जेक्ट थी, उसके बाद इज आ रहा था। जैसे मान लीजिए अगर आपको समझना रहे कि भाई सब्जेक्ट के बाद कैसे है, तो रीता सेंटेंस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई रीता थी, रीता के बारे में बताया था मैंने, यहाँ पर लिखा था रीता, और रीता के बाद जो है वो किसका प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है। फादर थे, फादर के बाद फिर इसका प्रयोग हुआ है। और यहां पर फादर थे, यहां पर दे था तो उसके बाद आर का प्रयोग हुआ था। और यहां पर आई था तो उसके साथ एम का प्रयोग। ये जो है तीन और भी बताया था मैंने, लेकिन आप समझिए भाई ये जो है क्या है, सब्जेक्ट था, इसके बाद इसका प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फादर थे, इसके बाद इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे थे, इसके बाद इसका आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई थे, एम का प्रयोग हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मतलब इज के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इस तरह से करते हैं, करके जो है सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। और ये आज आपको प्रेजेंट के कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया गया, कैसे हेल्पिंग वर्ब बनाया गया, कैसे समझाया गया, वो मैं आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको नीचे जो है लाइन खींच के दिखा दिया, इस तरह से किए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है, नेक्स्ट पार्ट सेकंड में यूज ऑफ
वाज वेयर बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यूज ऑफ वाज और वेयर जो है आपको बताया जाएगा कि वाज का प्रयोग कहां करते हैं, कहां वेयर का प्रयोग करते हैं। फिलहाल अभी जो है आपको पॉजिटिव सेंटेंस इज एम आर के बारे में पढ़ा, मैंने बताया, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यूज ऑफ वाज एंड वेयर। वाज वेयर मतलब वही पास्ट टेंस में कहां वाज लगेगा, कहां वेयर लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और बताऊंगा क्या, एक तरीके से समझिए कि आपका रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज हो रहा है, ये चीज टॉपिक रिवाइज हो रही है, तो रिवाइज आपको कराने की मैं कोशिश करूंगा ये ट्रांसलेशन के माध्यम से। बहुत अच्छा चैप्टर है, हमेशा आपके पेपर में पूछता रहता है, कोई भी पेपर हो। और इंग्लिश का जो पेपर देते हैं आप ग्रामर के रिलेटेड चीजें, तो उसमें आपको जरूर पूछता है, निश्चित पूछता है। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए और अच्छे से पढ़िए। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।